हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस केरोल एक लेटर लिखते हैं और वो लिखते लिखते कुछ सोच रहा होता है कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो लेडी एरी होती है और प्रिंस केरोल उसे देख के बहुत घबरा जाता है कि इतनी रात को ये यहाँ पे क्या कर रही है। और फिर हमने देखा था लेडी एरी प्रिंस से कह रही होती है, इतनी रात को आने के लिए मुझे माफ़ करे। दरअसल बात कुछ ऐसा है कि मुझे आपसे कुछ बात पर चर्चा करना है। और फिर हम देखते हैं कि प्रिंस इतना सुन के बहुत हैरान हो जाता है कि किसी बात पर चर्चा करना है। और फिर हम देखते हैं लेडी एरी प्रिंस का हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्रिंस अभी हॉल में बहुत ठंड है, क्या हम कमरे में जाकर बात कर सकते हैं। इतना कहते ही लेडी एरी प्रिंस के हाथ को दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं और प्रिंस को ये अच्छा नहीं लगता और वो हाथ को छुड़ाते हुए कहते हैं, अगर आपको बात करनी है तो हम कल कर सकते हैं, अभी प्लीज अपने कमरे में जाइए। कि तभी लेडी एरी बोलती है, नहीं। इतना कहते लेडी एरी प्रिंस को गले लगा लेती है और प्रिंस ये देख के शॉक हो जाता है और लेडी एरी गले लगाते हुए कहती है, पता है प्रिंस, मुझे एक बुरा सपना आया था। और कहती है, क्या आप कम से कम तब तक मेरे साथ रह सकते हैं जब तक कि मैं सो ना जाऊं। कि तभी प्रिंस सोचता है, भयानक सपना। और फिर लेडी एरी प्रिंस के गालों को टच करते हुए कहती है, हाँ, एक ऐसा सपना जिसमें मैंने तुम्हें खो दिया प्रिंस। कि इतना सब देख के प्रिंस को बड़ा ही अजीब लग रहा होता है। कि तभी लेडी एरी फिर से बोल पड़ती है, प्लीज सुबह तक मेरे साथ रहो ना, ताकि मुझे पता रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो बस सपना था। और इतना कहते ही लेडी एरी अपनी कदम आगे बढ़ाती है और प्रिंस के करीब जाती है। और जैसे थोड़ा और करीब जाती है कि तभी प्रिंस एक झटके से उसको पीछे की ओर धकेल देता है और बड़े ही गुस्से से कहता है, बस बहुत हो गया। और प्रिंस मुंह घुमाते हुए कहते हैं, एक महिला का शादी से पहले ऐसा करना आपके पिता को बहुत बुरा लगेगा लेडी एरी, और हो सके तो ऐसा दोबारा कभी मत करना, ठीक है। कितने में ही लेडी एरी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और बड़े ही हैरान हो जाती है और जाने लगती है और जाते जाते मुड़ के कहती है, मुझे इस समय आने के लिए खेद है, मुझे माफ कर देना। ठीक है, फिर अभी मैं चली जाती हूँ, गुड नाइट प्रिंस। और फिर प्रिंस मन ही मन सोच रहा होता है, ये बहुत बुरा किया मैंने, क्या मैं बहुत कठोर हूँ। और इसके साथ साथ प्रिंस ये भी सोचता है, मैं इस लड़की पर विश्वास नहीं कर सकता। और फिर लेडी एरी जा रही होती है और जाते जाते वो सोचती है, मेरे साथ प्रिंस ऐसा कैसे कर सकते हैं। कि वो बहुत बेइज्जती फील कर रही होती है और सोचती है, कोई व्यक्ति जो इतना सुंदर है, इतना प्यारा, इतना आकर्षक और इतने अच्छे परिवार से है, और फिर भी वो उस औरत को जो पता नहीं कहाँ से आई है उसे अपने साथ रखता है। मगर फिर भी मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ कि किसी अनजान लड़की को पास में रखने से बड़ा अजीब है। और वो ये भी सोचती है कि कहीं वो एना प्रिंस पर जादू तो नहीं कर रही, तभी प्रिंस उसके वश में चला गया होगा। वह जरूर कोई चुड़ैल है, एक ऐसी चुड़ैल जो इस देश को नष्ट करने आई है और प्रिंस केरोल को अपने वश में करने आई है। और लेडी एडी बड़े गुस्से में सोचती है, एना तुम एक साइंटिस्ट के रूप में एक चुड़ैल हो, मुझे सब पता चल गया, मैं प्रिंस केरोल को तुम्हारी सच्चाई बता के रहूंगी। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका कि मैं जनता को सब बता दूं कि वो इस देश को नष्ट करने आई है, इस राजधानी के हर एक को मार डालेगी। और वैसे भी पापा ने तो पहले अफवाह फैलाए थे, उसमें ये ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा। इतना सब सोचने के बाद वो रूम में चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है चैन का गांव, और जिसमें हम देखते हैं हुक्स निशानेबाजी का अभ्यास कर रहा होता है और याना उसके पास खड़ी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रही होती है। हुक्स का निशाना काफी सही जा रहा होता है और याना बड़ी खुश होती है और कहती है, वाह हुक्स, आपके निशाने तो काफी परफेक्ट जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और फिर हुक्स खुश होते हुए बोलता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तक तो मेरा हाथ पूरा ठीक नहीं हुआ है और फिर मैं फिर से सबके लिए शिकार करने जा पाऊंगा। और कहता है, मुझे इसके लिए ज्यादा खाना पड़ेगा और ज्यादा मसल्स बनानी पड़ेगी।
कि तभी ऐना बोलती है, नहीं आप जैसे हो बिल्कुल परफेक्ट हो, नहीं बढ़ाना है, इसको ही मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर हुक्स कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है। और फिर निशाना लगाते हुक्स कहता है, पर अगर मैं जल्दी ठीक हो गया फिर मैं आपको इस जंगल से भगाने में जल्दी मदद कर पाऊंगा। और फिर ऐना कहती है, मुझे खुशी है कि आप मेरे बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपके चोट का जल्दी ठीक होना ज्यादा जरूरी है। फिर हुक्स बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है। हुक्स ऐसे लगातार निशानेबाजी कर रहा होता है और ऐना खड़ी देख रही होती है। तभी ऐना के पीछे से जैन आता है और ऐना के पास आके खड़ा हो जाता है और वो ऐना से कह रहा होता है, हुक्स बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना ऐना? फिर ऐना खुश होके बोलती है, हाँ हुक्स लगभग पूरे ठीक हो चुके हैं और अगर वो जल्दबाजी ना करे तो बहुत जल्द वो शिकार पर भी जा सकते हैं। और जैन ऐना से कह रहा होता है, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि वो पहले से बहुत अच्छा चल फिर रहा है। तभी अचानक से जैन ऐना की तरफ प्यार से देखने लग जाता है और ऐना से कह रहा होता है, ऐना। और ऐना कहती है, हाँ। और फिर जैन बोलता है, हुक्स का इतना बेहतर देखभाल करने के लिए शुक्रिया। फिर ऐना आंखों में चमक लिए बोलती है, मैं किसी को मेरे सामने कष्ट झेलते नहीं देख सकती, और खासकर तब जब मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। जैन ऐना की तरफ प्यार से देख रहा होता है और कहता है, ऐना आप सच में बहुत दयालु हो। फिर जैन ऐना के गालों को पकड़ते हुए कहता है, लेकिन आपको सावधानी से देखना चाहिए कि आप किसको दयालुता दिखाते हो। मानो कि जैन ऐना को और प्रिंस कैरोल को लेके ताना मारता है और कहते हैं, और कुछ लोगों को तो दया करने पर भी वो वैल्यू नहीं करते। तभी ऐना हैरान होके सोचती है, क्या जैन महल के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? कि जैन ऐना के गालों को पकड़ते हुए ऐना की आंखों में देख रहा होता है, जैसे कि वो इंतजार कर रहा है। और फिर ऐना जैन के हाथों को पकड़ते हुए कहती है, जैन क्या आप मुझे महल में ना भेजने के बारे में दोबारा विचार कर सकते हैं? कि मैं नहीं चाहती कि महल के लोगों में और आपके लोगों में कोई भी दिक्कत आए, वो भी मेरी वजह से। क्योंकि जैन मैं यहाँ जितनी देर रहूंगी प्रिंस का गुस्सा उतना ही बढ़ता जाएगा। और जैन मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं आप दोनों में सुलह करना चाहती हूँ। मैं खामखा आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, मेरी वजह से आप दोनों में युद्ध छिड़ सकता है। और ऐना जैन के हाथ को कस के पकड़ते हुए कहती है, प्लीज जैन। और फिर उन दोनों के पास हुक्स आ जाता है, जैन से कह रहा होता है, भैया आपकी आदत तो ये नहीं है कि आप जो वादा करे वो पूरा ना करे। भैया आप ऐसे ऐना को गाँव में नहीं रख सकते, गांव वालों को क्या बोलेंगे आप कि कौन है ये और यहाँ पे क्या कर रही है। कि तभी जैन हुक से बोल रहा होता है कि डोंट वरी, मैं वैसे भी ऐना को अपनी पत्नी बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। कि तभी ऐना और हुक्स दोनों चौंक जाते हैं कि क्या पत्नी? और फिर जैन कहता है, हाँ और मैं इस बात को लेके सीरियस हूँ। और जैन अपने हाथ में एक माला को दिखाते हुए कहता है, हाँ और इसीलिए मैं आज ये लेके आया हूँ। हुक्स को पता होता है कि वो क्या है और वो कहता है, भैया ये तो। और फिर हुक्स उस माला के बारे में बोल रहे होते हैं कि जब से मैंने शिकार करना शुरू किया है तब से लेकर अब तक मैंने जितने भी शिकार किए हैं उसके सारे नुकीले दांतों से मैंने ये बनाया है। और फिर जैन ऐना के हाथ में ये माला थमाते हुए कहता है, जीवन में शादी का प्रस्ताव बस एक बार ही किया जाता है। और फिर जैन ऐना के हाथों को पकड़ते हुए ऐना के आंखों में देखते हैं और कहते हैं, आपकी दयालुता और आपका ये निडर स्वभाव मेरे लिए बहुत मनमोहक है और ऐना मैं आपका लाइफ टाइम ख्याल रखना चाहता हूँ। और जैन ऐना की तरफ बड़े ही प्यार से देख रहा होता है और कहता है, ऐना प्लीज मुझसे शादी कर लो। और ऐना ये सब उसके साथ होते देख हैरान हो जाती है और जैन की तरफ देखती होती है कि ये आज क्या हो गया, जैन ऐसा कैसे बोल सकते हैं।